सो हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। और कंप्यूटर फंडामेंटल में आज हम कंप्यूटर जनरेशन पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। जो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसे हम फंडामेंटल में पढ़ने वाले हैं और विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जनरेशन जो है तो 5 जनरेशन। 5 जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन आर 5। कंप्यूटर का जो जनरेशन है 5 जनरेशन है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन में कुछ अलग आविष्कार किया गया, सेकेंड में अलग, थर्ड में अलग, फोर्थ में अलग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1955 तक चला। इसमें क्या हुआ देखते हैं। देखिए इसमें क्या था। जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित और प्रसारित करने हेतु वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। यानी कहने का अर्थ है कि पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, यानी वैक्यूम ट्यूब लाया गया। समझे? इसमें भारी भरकम कंप्यूटर का निर्माण हुआ, किंतु सबसे पहले उन्हीं के द्वारा कंप्यूटर की परिकल्पना साकार हुई। कंप्यूटर का परिकल्पना किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज। उन्होंने ही सोचा था कि एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो हमारे काम को आसान कर दे। तो वैक्यूम ट्यूब से ही हमारे कंप्यूटर की नींव पड़ी और हमारा कंप्यूटर जो है इतना बड़ा हो चुका। समझे कि नहीं? हमारे जो कंप्यूटर का सबसे पहला आविष्कार किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है। इसमें ट्यूब के आकार का ट्यूब इसमें ट्यूब के आकार बड़ा के कारण ज़्यादा गर्म, यानी जो ट्यूब था वैक्यूम ट्यूब था, बड़ा आकार होने के कारण गर्मी जो है ज़्यादा उत्पन्न करता था तथा टूटे फूटे एवं ज़्यादा खराबी होने की संभावना। अब गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करेगा तो उसके सामने जो कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। समझे कि नहीं? तो जब वैक्यूम ट्यूब आया 1942 में, ठीक है, 1942 में जब आया तो उसमें टूट फूट की संभावना ज़्यादा रहती थी, खराबी होने का ज़्यादा संभावना रहता था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। इसकी गणना की क्षमता काफ़ी कम थी। इसकी जो एबिलिटी थी वह बहुत कम थी और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ज़्यादा स्थान घेरते थे। जो हमारा कंप्यूटर पहला जनरेशन में जो आया था वह स्थान ज़्यादा घेरता था, ऑक्युपाई स्पेस ज़्यादा, यानी ज़्यादा स्थान को प्लेस को घेरता। समझे कि नहीं? आगे चलते हैं। इस पीढ़ी में बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी में छिद्रित कार्ड, कागज टेप, चुंबकीय टेप, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। इसमें मशीनी कोड यानी मशीनी कोड जो है एक लैंग्वेज, मशीन का एक लैंग्वेज होता है, और बिजली का इस्तेमाल किया गया। और इसमें जब वह हीट उत्पन्न ज़्यादा कर रहा है तो समझिए कि वह बिजली भी ज़्यादा ही लेगा किया गया। और वार्ड बोर्ड भाषा का प्रयोग किया गया था। वार्ड बोर्ड भाषा,
समझे। पहला जनरेशन में जो 1942 से 1955 तक चला, ठीक है। जो कंप्यूटर का नाम था जो पहला जनरेशन में बना था उसका नाम था इनिक एसी, इनिक एसी, ENIAC, IBM 701, IBM 650 जो फर्स्ट जनरेशन में आया था। पहला जनरेशन का विशेषता क्या था, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। टेक्नोलॉजी क्या लाई गई, वैक्यूम ट्यूब। अभी बताएं कि जो भाषा था मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। यह बहुत महंगा था, महंगा होने के साथ साथ एक्सपेंसिव था। इसके साथ साथ यह बड़ा मतलब कि आकार में बड़ा था और ज़्यादा स्थान को घेरता था। इसके साथ साथ एसी की आवश्यकता, फैन की आवश्यकता होती थी। क्यों? क्योंकि यह ज़्यादा गर्मी को प्रोड्यूस करता था, इसलिए एसी की आवश्यकता होती थी। और यही है पहला जनरेशन का कंप्यूटर, समझे। ये देखिए कोनवा में लगल है एसी ऊपर, समझे। आगे चलते हैं। आगे है बिजली भी ज़्यादा। अभी हमने बताया कि जब वह गर्मी ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है तो बिजली भी ज़्यादा लेगा। लगभग 10 बाई 10 साइज का यह आकार घेरता था। 10 बाई 10, 10 10 बाई 10 साइज का, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1955 से 1964 यानी 1964 तक चला, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। इसके दौरान कंप्यूटर में ट्रांजिस्टरों का एक साथ प्रयोग किया जाने लगा था। यानी जो वैक्यूम ट्यूब था उसे छोटा करके ट्रांजिस्टर बना दिया गया, यानी दूसरे जनरेशन में, ठीक है। पहले बार की अपेक्षा अधिक सक्षम और सस्ता हो गया। पहला जो वैक्यूम ट्यूब आया था जो पहला जनरेशन में, वह महंगा था और अधिक सक्षम नहीं था। जिन्हें कंप्यूटर निर्माण के लिए वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर उपयोग होने लगा। यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर का आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटा होता था। यानी वैक्यूम ट्यूब बड़ा और ट्रांजिस्टर काफ़ी छोटा होता था, जिससे कंप्यूटर छोटा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया और इसकी गणना करने की क्षमता भी बहुत तेज हो गई। पहली पीढ़ी की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न किया और बिजली भी बचाया, कम आकार को भी घेरा और अधिक कार्य क्षमता व तेजी से काम करने में सक्षम था। आगे है कि फोर्ट्रॉन की तरह इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल का इस्तेमाल किया गया था। उसमें किस भाषा को, तो उसमें मशीनी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल का इस्तेमाल किया गया। यह कितनी से कितनी पीढ़ी तक चला, 1955 से 1964 तक चला सेकेंड जनरेशन, जिसमें फोर्ट्रॉन की तरह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल का इस्तेमाल किया गया। आगे चलते हैं। यही है हमारा ट्रांजिस्टर। देखिए कितना बड़ा वैक्यूम ट्यूब था और कितना छोटा ट्रांजिस्टर, उसकी तुलना में यह छोटा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। पहली पीढ़ी की तुलना में कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। पहली पीढ़ी की तुलना में गर्मी भी कम उत्पन्न होने लगा, बिजली भी कम खपत हुई, गणना की क्षमता भी बढ़ गया और पहली पीढ़ी की तुलना में कंप्यूटर सस्ते हो गए। साथ ही साथ असेंबली लैंग्वेज यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसी को हम कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज का
जो जिसे कोबोल कहा गया, इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर आईबीएम, आईबीएम का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम 1620 आया, आईबीएम 70 94, सीडीसी 16 ये सब कंप्यूटर जो है दूसरी पीढ़ी में आए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है ये देखेंगे। यह चला 1964 से 1975 तक, यानी 1964 से 1975 तक यह चला। ठीक है, वो 1955 से 1964 और उसके पहले वाला 1942 से 1955 तक। ठीक है, यह थर्ड जनरेशन है जो 1964 से 1975 तक चला। ठीक है, इस अवधि में कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग किया जा सकता था। यह समकालिक चिप विकास की जो तीसरी पीढ़ी का महत्वपूर्ण आधार बना। यानी तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, समकालिक चिप का विकास हो गया, जिसके साथ ही साथ एक साथ कई कंप्यूटर का भी आविष्कार, मतलब कई कंप्यूटर एक साथ उपयोग होने लगे। कंप्यूटर के आकार और छोटा होने के कारण तकनीकी प्रयास किए जाते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप सिलिकॉन चिप, जो चिप था वो कौन चिप था? सिलिकॉन चिप। और सिलिकॉन चिप को ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, जो सिलिकॉन धातु का बना होता है। समझे? यानी समकालीन चिप का जब आविष्कार हुआ तो एक साथ कई कंप्यूटर उपयोग होने लगे और आकार भी इसका बहुत छोटा हो गया। वैक्यूम ट्यूब बड़ा था, ट्रांजिस्टर आया उससे छोटा, और ये जो आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आया, जो सिलिकॉन चिप था, वो और छोटा था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कंप्यूटर अब तक के सबसे छोटे आकार का उत्पादन करना संभव हो सका, और इसकी गति माइक्रोसेकंड में नैनो सेकंड तक की थी। इसकी गति इतनी तेज हो गई कि सेकंड से भी नीचे माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड तक की थी, जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा संभव हो सका। और वह सर्किट का क्या नाम था? स्मॉल स्केल। ठीक है, उच्च स्तरीय की भाषा चतुर्थ कोबोल पास्कल PL1 बुनियादी एलोगोन इतना आदि के लिए फोर्ट्रॉन द्वितीय इस पीढ़ी के दौरान किया गया। यानी इसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी विशेषता क्या थी? देखिए कितना छोटा हो गया, कितना बड़ा था और कितना छोटा हो गया थर्ड जनरेशन आते आते। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। छोटा आकार कम गर्मी पैदा किया, अधिक तेजी से और कम बिजली को खपत किया। इसका रख रखाव एकदम नॉर्मल था, सस्ता हो गया, बिजली खपत कम हो गया, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। यही है आईसी जिसे कहते हैं, सिलिकॉन चिप, यही है। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन थे? IBM 360 सीरीज, IBM 370 बाई 168, TDC, TDP जिसे पर्सनल डाटा प्रोसेसर कहा जाता है। ये सब कंप्यूटर थर्ड जनरेशन। आगे आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1975 से 1990 तक चला। 1975 से 1990 तक फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर
में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। एकदम छोटा इंटीग्रेटेड सर्किट से भी अब छोटा आ गया माइक्रो प्रोसेसर, जो सीपीयू फैन के नीचे लगा हुआ रहता है सीपीयू में। वीएलएसआई की प्राप्ति से एक एकल चिप हजारों ट्रांजिस्टर लगाए गए। जो ट्रांजिस्टर था उसे ही जोड़ जोड़ कर माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकल चिप पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट एलिमेंट्स तथा बड़े पैमाने पर उनसे संबंधित एकीकृत वीएलएसआई सर्किट का उपयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, परफेक्ट और विश्वसनीय तथा सस्ते होते थे। इसके परिणाम स्वरूप पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का जन्म हो गया। यानी चौथी जनरेशन से, यानी मान लीजिए जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ये चौथी जनरेशन में लगभग 95% एकदम सफल हो गया। मानिए तो 100% एकदम क्रांति आ गई। हर कोई कंप्यूटर को खरीदने लगा, इतना सस्ता हो गया। अब जो हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं, यह सबसे सस्ता कंप्यूटर होता है, समझे कि नहीं? यह सबसे सस्ता होता है। और चौथी जनरेशन में ही कंप्यूटर की क्रांति हुई, क्रांति का जन्म हुआ, रिवोल्यूशन हो गया पर्सनल कंप्यूटर का। इस पीढ़ी में रियल टाइम नेटवर्क सिस्टम का उपयोग किया गया था, और इसमें भाषा कौन सा था? उच्च स्तर का, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का भी, तीसरी में भी हाई लेवल लैंग्वेज और चौथी में भी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। यह है हमारा क्या है? वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, समझे? वीएलएसआई का इसमें इस्तेमाल किया गया था। बहुत सस्ता हो गया कंप्यूटर, पोर्टेबल और विश्वसनीय। पोर्टेबल का मतलब है कि जैसे हम लोग लैपटॉप को क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, आसानी से, बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पोर्ट कर सकते हैं। पोर्टेबल इसी को कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान टांग कर फेंक देना, पोर्टेबल कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। पीसी का इस्तेमाल किया गया। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया गया। इसका आकार सबसे छोटा हो गया, पाइपलाइन, और इसी से अब नेटवर्क के लिए पाइपलाइन का संस्करण बढ़ा। इंटरनेट की अवधारणा को पेश किया गया, और चौथी जनरेशन में ही इंटरनेट की क्रांति हुई। नेटवर्क आया और कंप्यूटर इतना सस्ता हो गया कि हर कोई इसे खरीदने लगा, समझे? इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? देखिए, पीडीपी 11, सीरे 1, सुपर कंप्यूटर, ये सब सुपर कंप्यूटर के नाम। ये जितने भी कंप्यूटर आप के नाम दिख रहे हैं, ये 4th जनरेशन में डेवलप किया गया। और 5th जनरेशन में का कंप्यूटर क्या था, जो अब हम लोग हैं, ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। और 5th जनरेशन में एआई, जिसे इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हम लोग हैं वर्तमान में, यही 5th जनरेशन है। ठीक है, विकास की इस अवधि में कंप्यूटर के कृत्रिम बुद्धि का निवेश किया गया। इस तरह के कंप्यूटर जो रोबोट आपने देखा है, वह 5th जनरेशन में ही आविष्कार किया गया। अरे इसी जमाने में ना कंप्यूटर लोग, वैज्ञानिक लोग बनाने लगे। यही 5th जनरेशन है, जिसे एआई कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझे? इस तरह के कंप्यूटर को हम रोबोट, अभी हमने बताया रोबोट, और विविध प्रकार के ध्वनि और कार्यक्रमों में देख सकते हैं। ये मानव की तरह सक्षम होते हैं, क्योंकि 5th जनरेशन में ही रोबोट से लोगों ने काम करवाए।
समझे। पांचवी पीढ़ी में जो शामिल हैं रोबोटिक, यांत्रिक नेटवर्क, तांत्रिक नेटवर्क। पांचवी पीढ़ी की विशेषता क्या है? यूएलएसआई प्रौद्योगिकी, यानी यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। कृत्रिम बुद्धि का निवेश हुआ, प्राकृतिक भाषा संसाधन का विकास हुआ, समांतर प्रोसेसिंग में उन्नति हुई, सुपर कंडक्टर के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति हुई, मल्टीमीडिया सुविधा के साथ और अधिक प्रयोग किया गया, और सस्ते दर पर बहुत शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर उपलब्ध होने लगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन है? देखिए, यही है इंटेलिजेंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसी को रोबोट में इस्तेमाल किया गया, 5th जनरेशन जो वर्तमान में है बाबू। डेस्कटॉप कंप्यूटर आया, लैपटॉप 5th जनरेशन में आया, नोटपैड, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सब 5th जनरेशन में। हमारा जनरेशन खत्म हो चुका है, और आपने जाना कि कौन कौन से जनरेशन होते हैं और कौन कौन से जनरेशन में किस तरह ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, किस प्रकार से कंप्यूटर के ने अपना अलग अलग पीढ़ी में रूप बदला, ये आपने देखा और समझा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय